नमस्कार, मैं अनीता सिंह आप सभी दर्शकों का अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी उन्नति में ही राज्य और देश की प्रगति है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अपने प्रदेश में लौकी, करेला, तोरई, टिंडा, तरबूज, खरबूज की खेती किसान भाई बड़े पैमाने पर करते हैं और हमारे जिन किसानों ने इन कद्दू वर्गीय सब्जियों को लगा रखा है, इनकी फसल में कई प्रकार के कीटों का प्रकोप हो रहा है, जिसका यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इन फसलों से बहुत कम उत्पादन ही मिलेगा। तो किसान भाइयों, इस नुकसान से बचने के लिए किस प्रकार से करें कीटों का नियंत्रण, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि पर्यवेक्षक नरेश सैनी। वाटर लेवल काफ़ी दिन प्रतिदिन नीचे जाता जा रहा है, तो पानी की कमी को देखते हुए हमने क्या है यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए किसानों को जागृत किया है और उस पर काफ़ी काम भी हो रहा है और आने वाले समय में जो है ड्रिप का एरिया काफ़ी यहाँ पे बढ़ रहा है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम द्वारा सबसे बड़ा फायदा तो क्या है, एक तो पानी की 70% तक बचत होती है, दूसरा जो है जो भी इनको किसानों को खाद वगैरह कुछ भी देना है तो वो बेसल डोज में डायरेक्ट वेंचुरी द्वारा उसको दे सकता है, तो खाद की भी कम मात्रा में उसको देना पड़ता है। तीसरी चीज़ जो है, यदि ऑफ सीजन में भी किसान कोई खेती करना चाहता है तो ऑफ सीजन में वो काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकता है। उसमें मल्चिंग के 3 फायदे हैं किसान को। एक तो क्या है, टेम्परेचर मेंटेन रखता है भूमि का, दूसरा जो है खरपतवार नहीं उगते हैं तो खरपतवारों को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती, तीसरा जो है खरपतवार नियंत्रण का काम करता है। तो किसान भाइयों, इस हिसाब से ये खरपतवार नियंत्रण, तापमान नियंत्रण और जल की बचत ये मल्चिंग द्वारा होता है। कद्दू वर्गीय सब्जियां गर्मी के मौसम की महत्वपूर्ण फसलें हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी, कद्दू, तुरई, करेला, टिंडा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा आदि शामिल हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों का उत्पादन अच्छा होता है, परंतु अधिक नमी तथा उचित तापमान मिलने के कारण कीट और रोगों का प्रकोप अधिक रहता है। बहुत से कीट और रोग कद्दू वर्गीय सब्जियों के उत्पादन को प्रभावित करते हैं और कभी-कभी प्रबंधन के अभाव में पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। इसलिए उत्पादकों को इन कीटों और रोगों का उचित समय पर सही पहचान करके उचित नियंत्रण करना आवश्यक है, जिससे उनको अपनी इच्छित उत्पादन इन कद्दू वर्गीय सब्जियों से मिल सके। तो पहले जानते हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की पहचान और नियंत्रण के बारे में। तो इसमें सबसे पहले तो क्या है, जब 2 पत्ती स्टार्ट होती है तो मदर लीफ में लीफ माइनर की प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए जो है हम डेल्टामेथ्रिन 2.8% इसका जो है 10 ml पर टंकी के हिसाब से स्प्रे करवाते हैं, उससे उसका कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद जो ही आगे चलते हैं तो एक रेड स्पाइडर माइट की अभी प्रकोप देखने को मिलता है, तो रेड स्पाइडर माइट के लिए जो है फेनपायरोक्सीमेट जो है 1 ml 1 लीटर पानी मिला के स्प्रे करते हैं, या इसके अलावा जो है डाइकोफॉल भी जो है 1 ml 1 लीटर पानी मिला के स्प्रे करते हैं। इसमें कई बार जब फ्रूट स्टार्ट होता है तो फल मक्खी का अटैक होता है, तो फल मक्खी के लिए जो है मेलाथियान 50 cc 1 ml प्रति लीटर पानी मिला के स्प्रे करें तो उसका कंट्रोल हो जाता है। किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में कुछ रोगों का प्रकोप होता है, जिसके कारण फसल नष्ट हो जाती है। लेकिन जो किसान भाई समय रहते रोगों की पहचान करके रोकथाम कर लेते हैं, उनकी फसल रोगों से बच जाती है और अच्छी पैदावार मिलती है। तो चलिए जानते हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगने वाले रोगों की पहचान और रोकथाम के बारे में। इसमें डिजीज भी काफ़ी आती है, तो सबसे जो मेजर डिजीज आती है कोकरबिट्स में वो डाउनी मिल्ड्यू है, जिसमें पत्ते के नीचे की तरफ मर्दा कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, मर्दोरोमिलासिता बोलते हैं इस वजह से इसको। तो इसके लिए जो है मैनकोजेब 2 ग्राम पर लीटर पानी मिला के स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब जो है, इसका भी 2 ग्राम पर लीटर पानी मिला के अपन स्प्रे करें तो इसका कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी मेजर डिजीज है इसमें पाउडरी मिल्ड्यू, तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए जो है अपन इसमें केराथिन 0.1% का स्प्रे कराते हैं, उससे पूरा कंट्रोल मिल जाता है। इस हिसाब से इन बीमारियों का कंट्रोल करते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में
आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद अब सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन अक्सर पशुपालकों से ये सुनने में मिलता है कि उनके लिए साल भर हरा चारा नहीं खिला पाते हैं और जो पशु आहार बाजार से खरीदकर पशुओं को खिलाते हैं वह काफी महंगा पड़ता है। यदि पशुपालक भाई अपने पशुओं को अजोला खिलाएं तो इस तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोनेड़ा के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सरदार मल यादव। अजोला एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अपने इस क्षेत्र के किसान अनभिज्ञ हैं, क्योंकि इसकी उपयोगिता वहाँ होती है जहाँ की जिस समय हरा चारा अवेलेबल नहीं होता है उस समय इसको किसान दवाई ज़्यादा यूज में करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स से पशुओं को आराम से अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ इसको हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है। अजोला प्रकृति प्रदत्त एक ऐसा ही आकर्षक उपहार जो इन समस्याओं से घिरे किसानों के लिए आशा की एक किरण है, जो उपरोक्त समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। कम लागत में अजोला की खेती। NRDP विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी द्वारा कुछ ऐसी आदर्श तकनीकियों की सिफारिश की गई है जिससे किसान अपने घर के सामने पूरे वर्ष आसानी से अजोला का उत्पादन कर सकते हैं। क्योंकि इसके जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इसकी उत्पादन तकनीक बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करते हैं, करीबन 10 से 12 फीट की लंबाई, करीब 2-2.5 फीट चौड़ाई और ये 1.5 फीट ऊंचाई की अपने एक ये खेली टाइप में बना लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है कि करीब 4 से 5 इंच बालू रेत डाल दी जाती है। उसके ऊपर करीबन 20 से 25 किलो अपना गोबर का घोल बना करके और इसके अंदर डाल दिया जाता है। फिर उसको पानी से भर दिया जाता है। पानी से भरने के बाद में इसके अंदर जो अजोला जिसके ये बीज मानो या कुछ मात्रा में ला करके इनके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। उपयुक्त प्रजातियां। यद्यपि अजोला की कुल 6 उपजातियां ज्ञात हैं, लेकिन इनमें से केवल 3 ही हमारे देश में लोकप्रिय पाई गई हैं। अजोला पिनेटा उसमें पूरे में फैल जाते हैं। ये सर्दियों में इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है। जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं और बरसाती सीजन में तो काफ़ी 3 से 4 दिन में जैसे जैसे आप निकालते जाओगे वैसे वैसे ये पूरा वापस बढ़ जाता है। एक करीब 3-4 पशुओं के लिए सफिशिएंट होता है। इसके अलावा शुरू में क्या करते हैं, पशु इसको खाने में हेजिटेट करते हैं। उनको शुरू में करीब 50 ग्राम को इसको धो करके और पशुओं को खिलाना चाहिए। साथ ही साथ इसकी मात्रा करीब 250 से आधा किलो तक आप खिलाओगे तो आपको किसी तरह का कोई भी अन्य चीज़ें बंटा वगैरह जो देते हैं, बिनोला वगैरह, वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो किसी भी मेडिसिन में नहीं मिलेंगे, क्योंकि नेचुरल है। और इससे भी अधिक रोचक तथ्य ये भी है कि अजोला न केवल दुधारू पशुओं के लिए एक सर्वोत्तम व उचित आहार है, बल्कि पशुपालन से संबंधित दूसरे आयामों जैसे बकरी पालन, भेड़ पालन, सूकर पालन, खरगोश पालन, साथ ही साथ मुर्गी पालन, बतख पालन, बटेर पालन आदि के लिए भी एक सर्वगुण संपन्न पौष्टिक आहार है। इसके अंदर करीब 15 से 20% पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ता है। साथ ही साथ जो फैट, मुख्य रूप से आज का जो व्यवसाय चल रहा है, पशुपालक जो दूध को बेचते हैं डेयरी में, जो फैट परसेंट के हिसाब से दिया जाता है उसमें भी करीबन 10 से 15% की वृद्धि होती है। साथ ही साथ पशु जिस समय ऑफ सीजन के अंदर जो अपने गर्मियों के अंदर जो हरा चारा अनअवेलेबल या मिलता नहीं है उस समय भी इसको काफ़ी उपयोगी रूप से प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से ये बहुत ही लाभदायक चीज़ है। किसान भाइयों, इस क्षेत्र के अंदर जहां भी ये अवेलेबल हो अपने को इसको लगाना चाहिए। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। गन्ने की खेती प्रदेश के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी जिलों में मुख्य रूप से की जाती है। जिन किसानों को गन्ने की फसल की कटाई करके पेड़ी लेनी है वे कटाई के बाद में किए जाने वाले कार्यों को सही तरीके से करें, तभी पेड़ी गन्ने से अधिक उपज मिलेगी। तो गन्ने की पेड़ी फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर संदीप सिंह तोमर। जिस आप बावक फसल से पेड़ी की फसल लेना जा रहे हैं उसमें कटाई का समय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम 15 फरवरी से 15 मार्च तक एक उपयुक्त समय माना जाता है। इस समय बावक फसल की जो कटाई करके रैटून लेना चाहते हैं तो सबसे उपयुक्त समय माना जाता है।
कटाई के तरीके की बात आती है तो किसान भाई हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कटाई करने जा रहे हैं और जिस फसल से आपको पेड़ी की फसल लेना है तो वो ज़मीन की सतह से सटा करके कटाई करें। कटाई के लिए आमतौर पर हम कहते हैं अच्छे धारदार हथियार जैसे बलकटी या हंसिया जो भी आप उपयोग करते हैं या कुल्हाड़ी, उससे सही से कटाई करना आवश्यक माना जाता है। कटाई करने के बाद आती है बात किसान भाई के पत्ती इसमें खेत में फैला देना चाहिए। वैसे तो हम कहते हैं कि पत्ती फैलाने से विभिन्न लाभ होते हैं, जैसे कि हम देखें किसान भाई के पत्ती यदि फैला देंगे तो पहली बात तो ये आती है कि इसमें खरपतवार खेत में कम होते हैं। दूसरा, उसमें जब पत्ती फैली हुई होगी तो उसमें पानी या सिंचाई जो है कम करनी पड़ती है, पानी की आवश्यकता कम होती है जो सिंचाई के द्वारा आप देते हैं कि धीरे धीरे जब पत्ती सड़ जाती है इसमें लगभग 1 साल बाद, तो हमारे खेत में जीवांश की मात्रा बढ़ जाती है, फर्टिलिटी का जो स्तर है, उर्वरता का स्तर वो बढ़ जाता है। इसलिए हम पत्ती को फैलाना आवश्यक है। परंतु एक परिस्थिति आती है कि यदि आपकी भावक फसल में ज़्यादा कीड़े लगे हों और बीमारी रही हो, उस दशा में पत्ती को नहीं फैलाना चाहिए। उस दशा में हम कहते हैं कि पत्ती को जला देना ज़्यादा उपयुक्त होता है, जिससे कि कीड़ों के अंडे इल्ली जो भी होते हैं वो समाप्त हो जाती हैं, बीमारी से ग्रसित जो पत्ती होती हैं वो भी जलकर समाप्त हो जाती हैं। किसान भाइयों, गन्ने की पेड़ी फसल से आपको अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आप गन्ने की कटाई के बाद कौन कौन से प्रबंध कार्यों को किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। कटाई के बाद किसान भाई ध्यान दें कि उसमें पानी अवश्य जल्दी से जल्दी लगा दें, क्योंकि जब पानी जल्दी लगा देंगे आप तो उसी हिसाब से उसमें फुटाव शुरू होगा। क्योंकि हम देखें कि यदि पानी नहीं लगाएंगे तो उसमें जो ग्लूकोज वाली बात है, मिठास हम देखते हैं आमतौर पर गन्ने के निचले भाग में ज़्यादा होता है, तो वो उसकी वजह से हमें फुटाव के लिए क्या चाहिए, उसमें ग्लूकोज चाहिए, मिठास जो सुक्रोज है वो नहीं चाहिए। तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने के लिए हम इसमें सिंचाई कर देंगे तो जल्दी तेज़ी से फुटाव होगा, और सिंचाई नहीं करेंगे तो नमी की कमी से वो हमारे ठूंठ हैं वो काफ़ी सूख भी जाते हैं। तीसरी बात ये आती है किसान भाई कि जब आपने पहला पानी लगा दिया, जिन स्थानों पर हम देखते हैं किसी वजह से हमारे जमाव नहीं हो पाया या खाली जगह जहाँ पर भी लगता है आपको उनकी लाइन में कि लगभग 1 फीट तक कोई पौधा नहीं है, कोई मुड्डा नहीं है, खाली जगह है, तो वहाँ पर पहले से अंकुरित जो आपके नर्सरी तैयार कर लें, या ऊपर गन्ने का भाग जो रहता है सबसे टॉप वाला, वहाँ की 3-3, 4-4 आँख की टुकड़े काट करके और उस जगह बुवाई कर दें, जिससे कि जो खाली जगह है उसकी भराई हो जाती है, जिसे गैप फिलिंग भी कहते हैं। उससे हमारे उत्पादन पर भी बहुत अच्छा फर्क पड़ता है और हमारा उत्पादन बढ़ता है। अब बात आती है सिंचाई करने के बाद किसान भाई, इसमें जड़ों की छटाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जड़ों की छटाई के द्वारा हम देखते हैं किसान भाई कि इसकी जो पुरानी जड़ हैं ज़मीन से पोषक तत्व लेने में असमर्थ सी हो जाती हैं और सही मात्रा में नहीं ले पाती हैं। तो इसलिए हम जब पानी लगा दें पहला, उसके 7-8 दिन बाद जब उसमें ओट आ जाती है, बतर आ जाती है, उसके किनारों से हल द्वारा जुताई कर दें। जब कूड़ के किनारे किनारे जुताई करेंगे तो पुरानी जो जड़ हैं वो छट जाएंगी, जड़ों की जो प्रूनिंग कहते हैं वो हो जाएगी, या हल से नहीं कर सकते हैं तो फावड़े द्वारा आप उसकी अच्छी गुड़ाई करें, जिससे कि पुरानी जड़ें कट जाएं। उसके बाद हम देखते हैं किसान भाई कि जब जड़ कट जाती हैं, जो नाली बनती हैं उनमें उचित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करना आवश्यक है। हम मान के चलते हैं कि नत्रन की बावक फसल से इसमें लगभग 20% अधिक मात्रा का उपयोग करना चाहिए। किसान भाई ये ध्यान रखें कि बावक फसल के तरह ही इसमें भी फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन और सल्फर इन सब की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए फास्फोरस की मात्रा भी 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास की 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा को भी किसान भाई नाइट्रोजन के साथ साथ इसको उपयोग करना आवश्यक है। आधी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास के साथ मिलाकर इन कूड़ों में डाल दें, शेष बची हुई आधी नाइट्रोजन है उसे बराबर 2 भागों में बांट करके जब आप तीसरी और चौथी बार सिंचाई करते हैं, जब फसल आपकी पेड़ी की जो 50-60 दिन की हो जाती है उस समय डाल देना चाहिए। तो इस तरह से आप इसका खाद और उर्वरक का किसान भाई इसमें उपयोग करें। खरपतवार नियंत्रण की बात करें किसान भाई तो आमतौर पर या तो आप पत्ती फैला दें, उससे भी लगभग 50-60% तक हमारे खरपतवार का नियंत्रण होता है, या हम देखते हैं कि निराई गुड़ाई करें। तो उसमें हम कहते हैं किसान भाई कि जब निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता है तो उसके द्वारा भी खरपतवार का नियंत्रण पूर्णतः हो सकता है। तो जो भी खरपतवार होंगे आपकी पेड़ी से वो समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से हम किसान भाई आपसे आशा करते हैं कि विभिन्न बिंदुओं को अपनाते हुए पेड़ी की फसल से आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला जयपुर के श्रवण लाल मीणा ने। आपने मूंगों की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों नमस्कार। आज आपने जो गर्मा मूंग की फसल लगा रखी है, हम आज उसके प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। बुआई के बाद प्रथम निंदाई बुआई के 20 से 25 दिन के बाद करेंगे और दूसरी निंदाई 45 दिन के बाद करेंगे, जिससे जो भी खरपतवार हैं वो आपके खेतों में नहीं रहेंगे और हमारे मूंग की फसल को काफ़ी लाभ होगा। दूसरी बात पे हम चर्चा करेंगे सिंचाई की बात पे। अगर खेतों में पर्याप्त नमी नहीं है तो फिर आप मूंग की फसल में सिंचाई बुआई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई देंगे। सिंचाई देने के बाद आपको 3 सिंचाई करना अति आवश्यक है, जो कि बुआई के 20 से 25 दिन के बाद, 35 से 40 दिन के बाद और फली पकने के समय करनी होती है। मूंग की फसल को कुछ रोग व कीटों द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है और यदि आपने इन रोग और कीटों का शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रण नहीं किया तो यह रोग व कीट फसल को खराब कर देंगे और आपको मूंग का कम उत्पादन प्राप्त होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप इन रोग व कीटों का सही समय पर नियंत्रण करें। मूंग में प्रमुख कीट पत्ती मोड़क और सफेद मक्खी हैं। सफेद मक्खी एक रस चूसक कीट है जो कि पत्तियों के नरम पत्तियों और नरम तनों के रस को चूसती है, जिससे पौधे कमज़ोर पड़ जाते हैं और सूखने लगते हैं। यह कीट पीला मोज़ेक वायरस और पीला मोज़ेक विषाणुओं को फैलाने में भी सहायक होती है। पीला मोज़ेक विषाणु मूंग का सबसे खतरनाक बीमारी है, जिसकी वजह से मूंग की उपज घट जाती है। अतः इस कीट का नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है और इसके नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड या फिप्रोनिल 2.5 से 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे। इसके अलावा मूंग की फसल में इल्लियों का प्रकोप होता है। यह इल्लियां पहले मूंग की कोमल पत्तियों और टहनियों के अलावा फूलों को खाकर नुकसान पहुंचाती है और फली आने पर फलियों में छेद करके दाने को खराब कर देती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। यदि कीट प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए आप इंडोस्कार्प दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इन इल्लियों का नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। पत्ती मोड़क कीट की इल्लियां पत्तियों को मोड़कर उसके अंदर रह के हरे रंग के पदार्थों को खा जाती हैं और पत्तियां सफ़ेद पड़ जाती हैं। अतः इनके बचाव के लिए आप फ्लूबेंडामाइड 6 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर या फिर स्पाइनोसैड 4 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे। इस तरह से बताए गए निर्देशों के अनुसार अगर आप मूंग की फसल में अधिक ध्यान देंगे तो अच्छे से अच्छा लाभ ले सकेंगे। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।